तो भाई हमारा माल तो सस्ते में जा रहा है, ठीक है, हमारा माल गया, हमें कुछ पैसा मिला, यानी कि अगर हमने रॉ मटेरियल बेचा 10 रुपये में और ऊपर से फिनिश गुड बन के आ रहा है 100 रुपये में, इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है। और ध्यान रखना कि अगर जब तक हमारा देश गुलाम नहीं हुआ था तो हम टेक्सटाइल्स में क्या थे? नंबर 1 थे। स्पाइसेस है ना, जो आपके मसाले उसमें हम नंबर 1 थे। इट मीन्स अब आ जाओ, ये तो हो गया तुम्हारा 1905 में। अब तुम आते हो कि जब सिल्क रूट था, सिल्क रूट रोमन वाला पढ़ते थे, तो क्या इंडिया सोने की चिड़िया कही जाती है? एक्चुअली में हमारे यहाँ सोना है कहाँ बताओ? हमारे पास सोने का कोई खदान ज़्यादा है क्या? अब थोड़े मोड़े मिल गए, उस समय तो हमारे पास कोई खदान ही नहीं था, फिर भी हम सोने की चिड़िया क्यों थे? क्योंकि हम रॉ मटेरियल अपने यहाँ बिल्ड करते थे, अपने यहाँ बनाते थे और रॉ मटेरियल को रोम में बेचते थे। पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता था? सिल्क रूट क्यों बोलते थे? क्योंकि चाइना से माल जाता था रोम में, तो चाइना से माल जाता था रोम में, तो सोना किसको मिलता था? चाइना को। लेकिन जब कुषाण वंश आया तो जो भारत को ऊपर वाला एरिया है वो भी किसके कैप्चर में आ गया? भारत के कैप्चर में आ गया। तो कुषाण ने क्या किया? जो भारत का एक मेन रूट था जो पेशावर के लिए जाता था, ठीक है ना, तो उस रूट को मिला दिया सिल्क रूट से। अब क्या हुआ? सिल्क रूट पे हमने टैक्स लेना शुरू कर दिया, टैरिफ लगा दिया कि अगर आप माल बेचोगे तो मुझे टैरिफ आप दोगे। अब टैरिफ मिलने की वजह से क्या होता था कि अच्छा उनको भी फायदा हुआ रोमन को जब यहाँ पे टैरिफ देते थे तो मान लो 10 रुपये का सामान आया तो 5 रुपये यहाँ टैक्स दिया, रोम में गया 15 रुपये में, उसको 16, 17, 18, 20 रुपये में बेच देंगे एज एग्जाम्पल। लेकिन जब हमने वहाँ पे टैरिफ लगाया तो 5 रुपये टैक्स बढ़ गया। अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि भारत वाले बड़े दिमागदार, वो क्या करते थे? कहते थे यहाँ से ले जाओगे माल तो टैरिफ, और तुम हमारे यहाँ से ले जाओगे तो तुमको 12 रुपये में दे देंगे। तो चाइना से हम माल अपने यहाँ मंगवाते थे, अपने यहाँ से माल मंगवा के रोमन एम्पायर को बेच देते थे, यानी रोमन ट्रेडर्स होते थे माल। अब जो रोमन ट्रेडर को 15 रुपये में माल मिलता था वो माल मिलने लगा 12 रुपये, 13 रुपये में। क्यों? क्योंकि अब टैरिफ नहीं देना है, क्योंकि भारत सामान पे भारतीय को टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। तो वो टैरिफ, तो उस वजह से सोना हमारा आता था। लेकिन उसमें क्या कंडीशन था? रॉ मटेरियल हमारे यहाँ दूसरे के आता था, फिर उसमें हम टैक्स कमाते थे, दूसरा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ तैयार होता था। अब जब अंग्रेज बार बार हमें पनिश करने लगे, अलग अलग पॉलिसी लेकर के आने लगे, तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि हम स्वदेशी लाएंगे, यानी अपना कपड़ा खुद बनाएंगे, अपने खाने पीने की चीज़ें हम खुद बनाएंगे। सॉल्ट पे मोनोपोली थी तो तुमने बाद में देखा कि साल्ट सत्याग्रह हुआ है ना 1930 में, सॉल्ट सत्याग्रह 12 मार्च 1930 में, जो कि 6 अप्रैल तक चलेगा, है ना। साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक 78 मेंबर्स होंगे जो कि अनुसूचित जाति के होंगे, जो उन्हीं के आश्रम के हैं। तो वो सारे मोमेंट लाने का मतलब है कि हमें क्या है, जो फॉरेन इकोनॉमी है, स्पेशली यूरोपियन इकोनॉमी को क्या करना है? इनको हमें डाउन करना है। जब हमारा रॉ मटेरियल तो जाएगा, हम पैसा कमाएंगे, लेकिन जो फिनिश गुड आ रहा है वो बिकेगा नहीं। जब फिनिश गुड बिकेगा नहीं तो ऑटोमेटिक क्या है, उनका जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। ये तो उस समय करना था कि इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना है। नेशनल एजुकेशन, अपना स्कूल रहेगा तो अपने ही पास पैसा रहेगा ना। विदेशी स्कूल है, प्रॉफिट किसके पास जाएगा? विदेश के पास जाएगा। जीडीपी किसकी ग्रो करेगी? विदेश की। हमने स्वदेशी के थ्रू नेशनल एजुकेशन लाया है, अपने घर का पैसा अपने पास। आज स्वदेशी लाने में क्या फायदा है? देखो, हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी के थ्रू हम किसी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे रोक नहीं लगा सकते। अगर हमारा चाइना के साथ खिलाफ लड़ाई हो भी रहा है, और छोटे मोटे लड़ाई बहुत बड़े स्तर का ना हो, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रहा है कि वो एकदम पर्सनल हो जा रहा है, उस कंडीशन में कभी भी कोई गवर्नमेंट किसी सामान या किसी गुड्स पे रोक नहीं लगा सकती है। अब उसकी कमर कैसी तोड़ी जाए? तो कमर तोड़ने का एक ही तरीका है, अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ आती है, माल बेचती है, तो हमको टैक्स देती है, तो सरकार को इससे फ़ायदा है। लेकिन स्वदेशी इसलिए कहती है सरकार को, कहती स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। सीधे कहो ना सर, आपको बंद नहीं कर देते हैं, जब विदेशी माल आएगा नहीं तो ऑटोमेटिक हम स्वदेशी माल यूज करेंगे, इसमें हमारा नुकसान है। लेकिन स्वदेशी अगर तुम हो गए कि हम अपने ही कपड़े को पहनेंगे, हम अपने ही मोबाइल फ़ोन को यूज़ करेंगे, हम अपने ही कंपनी बने टीवी का यूज़ करेंगे, एसी का यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा? विदेशी कंपनियां तो आपके यहाँ रहेगी ही रहेगी, उसके माल एंड जो गुड्स एंड सर्विस बिकेगी नहीं, और हमारा गुड्स एंड सर्विस बिकेगा तो वो कहीं ना कहीं जीएनपी में हमें प्रमोट करेगा। सेकेंडरी, जो कंपनी हमारे यहाँ माल बिके चाना बिके, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? यानी कि हम कंपनियों को मना नहीं करते हैं, कोई कंपनी से हमको फायदा है। क्यों कहते हैं? शराब से हमें बहुत फायदा होता है ना नेशनल इनकम में, लेकिन क्यों हम कहते हैं? सरकार कहती है शराब मत पियो, हर जगह उसमें लिखाती है तंबाकू कैंसर, फिर भी सरकार बेच रही। क्यों? उन कंपनियों से हमको प्रॉफिट है। तुम मत पियो, ये मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा। अब तुम पी रहे हो
तो तुम्हें लग रहा है कि देश का प्रॉफिट नहीं हो रहा, विदेशी दारू बिक रहा है, सरकार को तो जो टैक्स मिलना है मिलेगा, बाकी पैसा प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? विदेशी शराब है तो विदेश में चला जाएगा। इसलिए क्या किया करो, देसी किया करो, है ना। देसी प्रोडक्ट पियोगे तो स्वदेशी मूवमेंट तेजी से बढ़ेगा। तो स्वदेशी हमेशा फायदेमंद रहा है, स्वदेशी कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, स्वदेशी होने का एक और फायदा है, आपकी जो करेंसी है आपके पास रहेगी। जब विदेश से हम इम्पोर्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारी करेंसी विदेश में चली जाती है, ये भी तो हमारा नुकसान है। तो स्वदेशी होना अच्छी चीज़ है, इसलिए बार बार स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट शुरू हुआ, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी स्वदेशी और बाइकॉट चलेगा। फिर तुम आ जाओगे सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें भी तुम देखोगे कि उसमें भी बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट साथ साथ चलेगा, यानी स्वदेशी तो हमेशा रहेगा। अच्छा, आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिजिकल पॉलिसी। बजटिंग एंड फिजिकल पॉलिसी, देखो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, इसको हम लोग समझते हैं। बजट और बजटिंग में क्या डिफरेंस होता है? बजट और बजटिंग में क्या डिफरेंस होता है बेटा? तो सबसे पहले हम समझेंगे बजट क्या होता है ना। बड़ी है ना, बजटिंग। बजट क्या होता है और बजटिंग क्या होता है बताओ? तो सुनोगे ना, गवर्नमेंट ने बजट पास किया, फिर उसके बाद फेसबुक पे शुरू हो जाता है सरकार ने यहाँ पे पैसा नहीं दिया, वहाँ पे पैसा नहीं दिया, है ना, इस फील्ड में पैसा होना चाहिए था, इस सेक्टर में पैसा भेजना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो बजट जो पास होता है, तो बजट और बजटिंग में क्या डिफरेंस है? कोई कुछ भी हल्का फुल्का बताओ, आप कुछ भी जो मन में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक वर्ष में जो खर्च किया जाता है पैसा वो चलो बहुत बढ़िया। और बजटिंग क्या है? सही है, गलत नहीं है, बजट में एकदम परफेक्ट हो। थोड़ा सा उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बट नॉर्मली कहने के लिए सही है। एक वित्तीय वर्ष में हम जो भी पैसा खर्च करते हैं वो हमारा क्या है? बजट है। खर्च ही नहीं होता, उसमें इनकम भी ऐड है और वो भी है। और कोई? और बजटिंग क्या है बेटा? चलो समझते हैं। तुम्हें घर बनाना है, ठीक ना। एक बिल्डिंग तुमने देखा, तुम्हारे मोहल्ले में एक बिल्डिंग बनी है, तुम्हें, और इस बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो क्या है? 5 करोड़ रुपीज है। अब तुमने सोचा कि मुझे भी इसी बिल्डिंग की तरह घर बनाना है, समझ रहे हो? तो आप क्या करोगे? आप खड़े हो जाओगे इस बिल्डिंग के सामने, कहोगे हाँ ठीक, अच्छा, है ना, अपने मन में बात करोगे। अपने मन में बात करने के बाद सोचोगे कि एक बिल्डिंग जो तैयार करना है, वो बिल्डिंग तैयार करने में लगभग को, है ना, इसी बिल्डिंग के बराबर अगर हम बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं तो हमें 7 करोड़ लगेगा। अब कैसे आपने डिसाइड किया कि 7 करोड़ लगेगा? मान लो ये बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग को देखे, अगर इसी बिल्डिंग की तरह हम बिल्डिंग बनाएंगे, है ना, और तुम उस बिल्डिंग के सामने खड़े हो गए, तो क्या अनुमान लगाते हो ना? हाँ यार ठीक है, 7 करोड़ लग जाएगा। अच्छा, उसका 5 करोड़ लगा था फलानुमा का, मेरा 7 करोड़, हो सकता है 7.5 करोड़। कैसे आपने डिसाइड किया? हाँ, हमने सोचा कि इसके ब्रिक्स में कितना लगेगा पैसा, सीमेंट में कितना पैसा लगेगा, है ना, इसके इंटीरियर में कितना पैसा लगेगा, लाइटिंग में कितना पैसा लगेगा, है ना, इसको डेकोरेशन और मेंटेनेंस में कितना पैसा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें आपने सोचा। ये जो आपने सोच करके प्रोसेस बनाया कि 7 करोड़ रुपया लगेगा, यही 7 करोड़ क्या है? ये आपका बजट है। अब कैसे ये बजट हुआ, ये कैसे? ब्रिक्स में लगेगा, है ना, प्रोसेसिंग ब्रिक्स में लगेगा, सीमेंट में लगेगा, है ना, अदर मटेरियल्स में, मेंटेनेंस में जो पैसा लगेगा, वो जो आपने प्रोसेस के थ्रू पता किया वही आपका है बजटिंग। यानी जो आपने बोला एक वित्तीय वर्ष में जो पैसा खर्च होता है, यानी जो पैसा खर्च तो फिक्स हो गया कि 7 करोड़ होगा, ये हमारा हो गया 7 करोड़। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि 7 करोड़ खर्च होने वाला है? तो वो पता चलता है हमें बजटिंग के थ्रू। यानी कि बजट एक क्या है? हमारा अमाउंट है,
और बजटिंग क्या है? उस अमाउंट को खर्च करने में जो हमने प्रोसेस लगाया कि किस प्रोसेस में वो पैसा खर्च होगा, ये पता करना। खर्च करेंगे तो यही करेंगे, बजट में ही, लेकिन क्या कहाँ पे पैसा खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, उसका जो हमने रूपरेखा तैयार किया वही हमारा क्या कहलाता है? बजटिंग। इसी प्रकार सरकार के कंडीशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्या? बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्या? हाँ, भारत सरकार क्या है बताओ? पॉलिटी तो पढ़े हो गए ना, पॉलिटी खत्म हो गया, बोला बोला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? भारत सरकार किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री को भारत सरकार कहेंगे? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उनको हम भारत सरकार कहेंगे? कि फाइनेंस मिनिस्टर को भारत सरकार कहेंगे? हाँ, मंत्री परिषद को, जो हमारा जो ग्रुप ऑफ या कंपोजिशन ऑफ मिनिस्ट्रीज है ना, उसी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इंडिविजुअल तौर पे प्रधानमंत्री भारत सरकार नहीं है, या फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है उन्हीं को हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स कंपोजिशन ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। जो हमने विशेष मिनिस्ट्री बना करके रखा है, उन्हीं का जो कंपोजिशन है, उन्हीं का जो समूह है, वो क्या कहलाता है? वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। अब इन मिनिस्ट्रीज को क्या चाहिए भैया? इन मिनिस्ट्रीज को काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, मनी, जिसको आप बजट भी कहोगे, किसी को आप फंड भी कहोगे, है ना। इनको चाहिए पैसा, बजट, फंड, है ना, ये सारे पैसे उनको चाहिए। तो अब प्रॉब्लम होता है भारत सरकार के पास क्या कि बजट कैसे बनाए, बजट कैसे बनाए। तो बजट बनाने के लिए भारत सरकार को क्या करना है? बजट बनाने के लिए भारत सरकार क्या कहेगा कि बजटिंग बताओ, क्या बजटिंग है भाई हमारा, है ना। तो वो हमारे पास क्या है, जैसे बोल देगा डिफेंस मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर बताइए आपको कितना पैसा चाहिए, यानी आपको बजट कितना चाहिए। भारत सरकार पूछेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछेगा कि भाई डिफेंस मिनिस्टर साहब आप बताइए कि आपको कितना चाहिए, तो बताएंगे फलाना हमको इतना पैसा चाहिए। तो अपना कैलकुलेशन करेंगे कि हमको क्या खरीदना है, मिसाइल खरीदना है, हमको राफेल खरीदना है, हमको बंदूक खरीदना है, हमको AK-47 खरीदना है, उनके लिए वर्दी खरीदना है ना। बहुत सारा उन्होंने प्रोसेस बना करके बताया कि फलाने भाई को मैं मतलब कुछ पैसा चाहिए, यानी इन्होंने अपनी बजटिंग तैयार किया। और ये बजटिंग किसको बताएंगे? भारत सरकार में बताएंगे किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को, ये बताएंगे फाइनेंस मिनिस्टर को। ऐसे ही हमारे हैं भाई, कौन है? डिफेंस मिनिस्टर के बाद आप कर ले लो किसी और को, है ना। मान लो हमारे हो जाते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। इनसे पूछा, इन्होंने भी पूरा रोड मैप को सोचा कितना लगेगा, बालू लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना चोआ लगेगा, है ना। उन्होंने पूरा बजटिंग किया। बजटिंग करने के बाद उनको सारा बजटिंग करने के बाद उन्हें पता चला कि हमको इतना रुपया चाहिए, और उन्होंने बताया फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर ही ये तय करता है कि कितना बजट पास करना है। अब इन लोगों ने अपना बजटिंग के थ्रू क्या बताया? अपना बजट बताया किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को। और फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा? उस पर एनालिसिस करेगा कि वाकई में नेक्स्ट बजट जब पास हमें करना है, इन्होंने बजटिंग कर दिया है, और बजटिंग जो शुरू होता है बेटा वो सितंबर मंथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो बजट पास होता है वो बजट पास माना जाता है आपका फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बेटा? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना। इसमें ही आपके बजट पास होते हैं। लेकिन जो बजटिंग होता है वो तैयारी शुरू कब से शुरू हो जाती है? वो तैयारी शुरू हो जाती है हमारा सितंबर से। ये सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं, है ना, ये सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने अपना बजटिंग शुरू कर दिया होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास हमको क्या भेजना है? एक रिपोर्ट भेजना है जिसमें बताएंगे कि हमारी बजटिंग इतनी है, इतना बजट आप हमें पास कर दीजिए, जिससे कि क्या करेंगे हम भाई रोड एंड ट्रांसपोर्ट में विकास करेंगे, हम डिफेंस में डेवलपमेंट करेंगे, है ना। अदर मिनिस्ट्रीज है तो वो सारी मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य में आपका हो गया, है ना। तो वो स्वास्थ्य मिनिस्टर जो है वो क्या करेंगे? अपना बजट पास भेजेंगे किसके पास? फाइनेंस मिनिस्टर।
फाइनेंस मिनिस्टर नेगोशिएट करेगा। अगर उसे लगता है कि इन्होंने जो रिपोर्ट भेजा उसमें कुछ रिपोर्ट गलत है तो फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे का डिस्कस करेगा। डिस्कस करने के बाद जो फाइनल ये होगा कि हाँ डिफेंस को हमको इतना करोड़ देना है, एजुकेशन मिनिस्टर को इतना पैसा देना है कि एजुकेशन क्षेत्र में इतना पैसा खर्च हो, है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट को इतना पैसा देना है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट को, वो सारा बजट फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट में शामिल करेगा। और यही बजट जाकर के बाद में क्या हो जाएगा, पास होगा। कहाँ पास होगा बेटा, पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट में जाकर के, स्पेशली पार्लियामेंट में कहाँ पास हो जाएगा, लोकसभा में, है ना, लोकसभा। और लोकसभा में जो पास होता है उसी को बोलते हैं हम मनी बिल। मनी बिल के लिए राज्यसभा में हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम पास कर देते हैं। इसमें हमने समझा कि जो हमारा पैसा खर्च होने वाला है किसी भी मिनिस्ट्रीज में, किसी भी काम में, वो हमारा क्या कहलाएगा, बजट। लेकिन वो बजट कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च होगा, इस चीज़ का अनुमान लगाना या इसके ड्राफ्टिंग करना या इसका एक, है ना, रूपरेखा तैयार करना ही क्या कहलाता है, बजटिंग कहलाता है। यानी घर बनाना है 7 करोड़ रुपए लगेगा बजट, लेकिन 7 करोड़ रुपए हमने ऑब्जर्व कैसे किया, हमने ऑब्जर्व किया कि इतने का ईंट लग जाएगा, इतने का सीमेंट लग जाएगा, इतने का बालू लग जाएगा, इतने का पेंट लग जाएगा, इतने का पॉलिश लग जाएगा, है ना, इतने की पुट्टी लग जाएगी। ये जो पूरा हमने रूपरेखा एक कागज पे तैयार किया है वही बजटिंग है। वही बजटिंग जाकर अपने पापा को तुम थमाते हो और पापा कहते हैं अच्छा देख लिए, लेकिन पापा को उसमें लग गया कि इसमें तुमने अपना प्रॉफिट भी जोड़ा है ना, तो पापा कहेंगे ये क्या जरूरत है, इसको काटो। जब तुमने प्राइमर लगा दिया, है ना, तो फिर व्हाइट सीमेंट लगाने की क्या जरूरत है, इसका मतलब तुम घपला करने वाले हो। तो फाइनेंस मिनिस्टर उस चीज़ को देखेगा, तय करेगा, और फाइनली जब होगा तो पापा लास्ट में सिग्नेचर कर देते जाओ, ठीक है, चेक काट करके आपको दे दिए। वही जो चेक काट करके फाइनेंस मिनिस्टर दे देंगे वही बजट में पास होता है कि एजुकेशन सेक्टर में इतना पैसा पास किया गया है ना, रिलीजियस पर्पज से इतना, डिफेंस में इतना, एजुकेशन पे इतना, वो सारे पैसे जो पास होता है उसी को हम बोलते हैं बजट। तो बजट क्या है, एक अमाउंट है, और वो अमाउंट कैसे हमने ऑब्जर्व किया उसके लिए जो प्रोसेसिंग है वही हमारा क्या कहलाता है, बजटिंग। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो बेटा। पढ़ना है, बजटिंग पढ़ना है। हो गया बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, कंपोजिशन ऑफ मिनिस्ट्रीज, है ना, वेरियस मिनिस्ट्रीज को, सारे मिनिस्ट्रीज में नहीं आते हैं, जो आपने देखा कुछ विशेष जो होते हैं, जो मंत्रिमंडल बोला गया, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होता है उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत लेते हैं। क्या बेटा, सबको अकेले किसी को नहीं कर सकते, पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री को ही आप बोल सकते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उसका प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहोगे तो गलत है, तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर सिर्फ एजुकेशन है, लेकिन वो जो पूरा कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर सहित लेकर के जो कंपोजिशन होता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी डिसीजन अकेले प्रधानमंत्री नहीं लेता, अपने मंत्रिमंडल से डिस्कस करता है, डिस्कस करने के बाद ही जब वो पास होता है तो उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को पास किया। अभी प्रॉपर्टी का पार्ट है, सर ने अच्छे से पढ़ाया होगा, और सर आपके पॉलिटी के सर बहुत अच्छा पढ़ा, मैंने भी देखा है, क्योंकि जब मुझे थोड़ा पढ़ना होता है तो मैं भी देखता हूँ, जैसे पेपर में जल्दी रिवाइज करना है, अब किताब खोलेंगे उससे बेटर सर का वीडियो में ऑन कर देता हूँ, सुनता रहता हूँ आप करके, जो मैं पढ़ाते पढ़ा नाम नहीं देखता, खोल लेता हूँ, करके देख लेता हूँ, बढ़िया पढ़ाता। अब मुझे लगता है कि पूरे मतलब पूरे प्रदेश में, अगर मैं इधर से लखनऊ से इस तरफ की बात करूँ तो लखनऊ के भी बैचेज में सबसे बढ़िया वही पढ़ाता है, पढ़ाने का उनका तरीका अच्छा है। बाकी जो पीपीटी से पढ़ाते हैं वो टीचर को समझ नहीं, जो बोर्ड में लिखता है वो टीचर का समझ में आता है, बोल रहा है लिख रहा है तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आता है। पीपीटी के थ्रू तो पढ़ाना, एक बच्चे को बैठा तो वो भी पढ़ा देगा, पढ़ के बताना ही होगा। ओके बेटा, आगे बढ़े बढ़े। देखो फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या है बताओ।
बजट पास करना। बजट पास कैसे करेगा वो? पैसा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसके पास? बिना पैसे का पास कर देगा? तो इसका मतलब है कि देश में कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, है ना, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना खर्चा हुआ, है ना, इन सबको कैलकुलेट करने का काम कौन करेगा? इनका ही कैलकुलेशन करना किसका काम है? फाइनेंस मिनिस्टर का। कि देश में कितना इनकम, अब कैसे इनकम होता है वो बाद में देखेंगे, हमारा टॉपिक है फिजिकल पॉलिसी, इसीलिए रखा ही हो गया है कि कहाँ से हमको इनकम गवर्नमेंट को आता है और भारत सरकार का खर्चा कहाँ पर होता है। बट तत्काल हमें ये जानना है कि फाइनेंस मिनिस्टर का काम है कि जो गवर्नमेंट की इनकम है ना, इनकम किसका? इनकम ऑफ गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ये चीजें जानकारी किसको रखना है? ये जानकारी रखना है फाइनेंस मिनिस्टर का। यही कैलकुलेशन का जो वर्क है ये किसको करना है? यही करना है फाइनेंस मिनिस्टर को। छोटा टॉपिक है, जो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस समझना है आप। और आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का जिक्र हुआ है क्या? नहीं। तो किस चीज का जिक्र हुआ है? वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा। वार्षिक वित्त लेखा जोखा, मतलब इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या कहेंगे? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो वर्ष भर में जो वित्तीय लेखा जोखा है उसी को हम क्या करते हैं। और ये काम किसका है? फाइनेंस मिनिस्टर का। जो मैंने बताया कि क्या इनकम हुआ और क्या एक्सपेंडिचर हुआ, तो ये सवाल पूछा जाता है कि क्या बजट का जिक्र है क्या संविधान में? तो संविधान में बजट का जिक्र नहीं है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने देखा कि क्या है हमारा? कॉम्पोजिशन ऑफ मिनिस्ट्रीज, है ना, वेरियस मिनिस्ट्रीज। और हम देख रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने देखा कि आर्टिकल आपका 112 ये कहता है कि प्रेसिडेंट ये एश्योर करता है कि देश में फाइनेंस मिनिस्टर का ये काम है जो साल भर में एक वित्तीय वर्ष में जो भी इनकम हुआ है और जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसका जो है ना रूपरेखा तैयार करके आपको पास कराना होगा कहाँ पे? पार्लियामेंट में। ये चीजें इंश्योर करता है कौन? आर्टिकल 112, यानी आर्टिकल 112 में राष्ट्रपति ये इंश्योर करता है कि जो भी देश में इनकम हुआ है, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, ये काम इसको क्या करना है? एक रूपरेखा तैयार करके फाइनेंस मिनिस्टर उसको पार्लियामेंट में क्या करेगा? पास कराएगा। तो पार्लियामेंट में पास कराएगा, क्या कराएगा भाई? एक तो कराएगा इनकम और एक पास कराएगा क्या? वो एक्सपेंडिचर। अच्छा, जो इनकम होता है उसको बोलते हैं रिसिप्ट। अच्छा, और इस पे क्या है? बजट नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल, एनुअल जो वर्ड यूज हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एएफएस वर्ड यूज किया गया है, ना कि बजट या बजटिंग वर्ड यूज किया गया है। वहां पे किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आता है इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकी रूपरेखा को राष्ट्रपति ये श्योर करता है कि फाइनेंस मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में पास कराए। इनकम को बोलते हैं रिसिप्ट, है ना। अच्छा, जो इनकम का जो बिल होता है उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। और जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर का जो बिल वो पास कराते हैं उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल।
यानी कि उसी पार्लियामेंट में जब हमने इनकम का पास कराया तो उसे क्या बोला है, फाइनेंशियल बिल। और जब हमने एक्सपेंडिचर, भारत सरकार ने कितना इस साल खर्चा किया है, उस बिल को जब पास कराते हैं तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। और यही जो आपका फाइनेंशियल बिल और एप्रोप्रिएशन बिल होता है बेटा, ठीक है ना, इसी दोनों बिल को बोलते हैं हम मनी बिल। और यही मनी बिल कहाँ पास होता है, सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा में इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए लोकसभा ज्यादा पावरफुल माना जाता है। कहने के लिए तो राज्यसभा पावरफुल है, लेकिन पावरफुल कौन है, लोकसभा, क्योंकि असली पैसा ही तो इम्पोर्टेंट है। और पैसे के लिए हम राज्यसभा में कभी भी पास कराने नहीं जाते। इसका मतलब है जिस गवर्नमेंट में या जिसकी गवर्नमेंट होगी, अगर उसकी बहुमत है तो वो मनी बिल में उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। विपक्ष चिल्लाते चिल्लाते मर गया, एजुकेशन पे इतना है ना, फाइनेंस पे इतना खर्च करना चाहिए था आपको, है ना, रोडवेज पे इतना खर्च करना चाहिए था। लेकिन जो गवर्नमेंट की सरकार होगी, वो गवर्नमेंट अगर बहुमत में है तो बिंदास अपना बिल पास करा सकती है। तो जो फाइनेंशियल बिल होता है और जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है, उन्हीं दोनों बिल को क्या कहते हैं, हम मनी बिल कहते हैं। और ये मनी बिल डायरेक्ट हम लोकसभा में पास करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोकसभा में रिजेक्ट हुआ तो ये बिल रिजेक्ट माना जाता है, बट ऐसा कोई चांस होना नहीं कि जो गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो गठबंधन की सरकार बने, चाहे वो बहुमत की सरकार बने, वो अपना बिल पास करा लेती है। क्यों? क्योंकि सबको इसमें अपना समझ में आता है, क्योंकि सरकार के साथ है तो सरकार के विपक्ष में वोट नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कि बजट वर्ड यूज नहीं किया गया, क्या किया गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस, है ना। इस आर्टिकल में 112 इंश्योर कौन करता है, इंश्योर करता है राष्ट्रपति। किसको कहता है, फाइनेंस मिनिस्टर को कहता है कि आप इस बिल को पास कराएंगे कहाँ पे, लोकसभा बिल और लोकसभा में, है ना। और लोकसभा में जब पास कराएंगे तो जो इनकम वाला रिसिप्ट होगा उसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल, और एक्सपेंडिचर वाला जो बिल होता है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। और दोनों बिल को आप पास कराएंगे लोकसभा में। यही दोनों बिल का जो समूह है, इन्हीं को हम बोलते हैं मनी बिल, क्योंकि यहाँ पे मनी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है। दोनों बिल को बोलते हैं मनी बिल, जो कि लोकसभा में पास होगा। क्लियर? आगे बढ़े। जब इसका थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कि यही था क्या। ऐसे बोलता है गर्म अर्थव्यवस्था, नरम अर्थव्यवस्था, ठंडा अर्थव्यवस्था, पता नहीं क्या 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 क्या। अब उसको तुम परिभाषा को पढ़ के नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअली में होता क्या है, इसलिए समझाना ज़्यादा जरूरी है। और सिर्फ यही एक वजह है कि हमारे क्षेत्र में बीए करते हुआ बच्चा, देखो किसी को पूछो क्या लिए हो तो बोलेगा इतिहास, किसी से पूछोगे तो कहेगा भूगोल, है ना, किसी को कहोगे राजनीति, किसी से अर्थशास्त्र। रीजन क्या है? क्योंकि पहले जब वो किताब देखता है तो किताब में ऐसे शब्द लिखे होते हैं हिंदी में कि लगता है यार इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इतिहास में जो लिखा है वो उसी भाषा में समझ में आता है। भूगोल में जो लिखा है वो आपको समझ में आता है कि भूगोल पृथ्वी की दूरी सूर्य से इतनी है, लेकिन इसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो लगता है कि क्या है। अच्छा, जो टीचर भी मिलते हैं वो भी उसी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे कहते हैं चलो भाई बात चलते दूसरा सब्जेक्ट नहीं तो भाग फेल होता है। उसको आप उस लैंग्वेज में समझाओ जिस लैंग्वेज में एक्चुअली में देश में इंप्लीमेशन हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स के साथ, जिसकी वजह ये है कि पूरे पूर्वांचल में इकोनॉमिक्स को नहीं लेना चाहता है। इसी में बीए वाले कितने हैं, हाथ उठाओ। कितने लोगों ने अर्थशास्त्र लिया, वो हाथ उठाओ। 1 2, ये है रेशियो। इतिहास कितने लोगों ने लिया है? अब भूगोल प्रैक्टिकल है भाई, नंबर मिल जाएगा, है ना। ठीक, भूगोल से ऐसे रिटर्न जाना बहुत ज़्यादा निकलता है। भूगोल वाले मेहनत कर दो, कुछ भी चीज़ें आपकी बदलनी नहीं है। जिनका भूगोल है, रियलिटी में बता रहा हूँ, जो पढ़े हो जैसा लिखा है वैसा पढ़ डालो, ईमानदारी से बीए कर लो अच्छे से। ईमानदारी से बीए की एमए में फॉर्म भरना, नेट एनजीआरएफ 110% निकलेगा, इसकी गारंटी है। उसमें कुछ भी बदलता नहीं, ना मानसून बदलने वाला है और ना तुम्हारा कॉम्पिटेंस उसमें बदलने वाले हैं। जो जैसे है वैसे ही मिलेगा, कुछ बदलता नहीं है। हमारा तो टोटल बदलता ही रहता है। तो हम लोगों को एग्जाम में 3 दिन पहले पढ़ना पड़ता है कि क्या क्या रेशियो आया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, अगर सरकार बजट पास कर रही है तो बजट पास करने से पहले उसके पास क्या रिपोर्ट आ रहा है, इनकम का। और बजट पास करना मतलब एक्सपेंडिचर, दोनों हो गया। 2 कंडीशन हो सकता है, यानी एक कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, इनकम जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एक्सपेंडिचर के। हो सकता है
एक चांस ये हो सकता है कि सरकार के पास जितना पैसा आए सरकार उतना ही पैसा खर्च करे। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि सरकार का इनकम कम हो, इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर, हो सकता है, हो सकता है। या देश की इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, ये भी हो सकता है, हो सकता है। अब इन तीनों को क्या कहते हैं ये हमें समझना है। जब किसी देश की इनकम और एक्सपेंडिचर जो कि पॉसिबल ही नहीं, जो पॉसिबिलिटी में नहीं, बट तब भी जब भाई मान के चलते हैं कि कोई देश कह देगा ना जितना कमाएंगे उतना ही खर्च करेंगे, तो क्या कर सकते हैं। बट अभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि जितना इनकम हो उतना एक्सपेंडिचर हो, क्योंकि तुम्हें सब पता होगा कि जितने देश है सब कर्जे में पड़े हुए हैं, सब विश्व बैंक से पैसा लेकर के बैठे हुए हैं, मानते हो ना। जब सब पैसा लेकर के बैठा है इसका मतलब है कि इनकम कम है, तो यानी कि ये चांसेस बहुत कम है। लेकिन जब चांसेस है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। अगर कहीं ऐसा हो कि इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम हो, इसके भी चांसेस कम हो। कोई भी देश है, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, वो भी वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ है, लेकिन अगर बहुत कम ऐसा है, लेकिन अगर मानते हैं कि ये चांसेस होने के भी चांसेस है हमारे पास, तो ऐसा कौन होता है, ये होता है हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी ये है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसमें ले लेते हैं, जिसका इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, ऐसा भी चांसेस कम है। ज़्यादा कमाई होगा तो ज़्यादा और खर्च करेंगे, क्यों, क्योंकि देश को और आगे बढ़ाना है। बट अगर ऐसा कोई केस बनता है तो वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के साथ बन सकता है ना। अगर इस केस में आएगा तो वो इसके भी चांसेस कम है, बट अगर कोई आता है तो वो क्या होगा, डेवलप्ड कंट्री होगा। और इसे बोलते हैं बेटा प्रॉफिट, है ना यहाँ पे प्रॉफिट या सरप्लस, सरप्लस एक्स्ट्रा पैसा बच गया। और एक कंडीशन आता है कि इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, यानी कि लगभग सारे देश इसमें आते हैं, लेकिन इसमें हम अक्सर लेते हैं किसको, डेवलपिंग कंट्री। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, सरकार का सर लॉस हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं डेफिसिट। नोट कर लो, प्रॉफिट होगा तो सरप्लस। सरप्लस वर्ड यूज किया गया होगा जब कभी आपने मनसबदारी पढ़ी होगी, पढ़े हो, इक्तेदारी पढ़े हो, आप पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, मनसबदारी नहीं पढ़े हो, सुने हो अकबर की मनसबदारी, इक्तेदारी, अलाउद्दीन खिलजी की इक्तेदारी सिस्टम था, है ना। इक्तेदारी में हम इक्ता दे दिया करते थे, एक जगह दे दिया करते थे। मान लो हमें, देखो किसी भी सर्विस का पे हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम उन्हें कैश पे करें या हम उसे कोई सर्विस दे दें, है ना, कुछ लैंड दे दें, तो हमने उन्हें लैंड दे दिया, कहा जाओ कानपुर वाला इतना तुम्हारा है। अब कानपुर से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उससे अपना खर्चा निकालना, अपने सैनिक का खर्चा निकालना। जो पैसा एक्स्ट्रा बच जाए, एक्स्ट्रा पैसा बच जाए मतलब कि इनकम क्या हो, ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम हो, तो जो सरप्लस बचेगा उसको कहाँ भिजवा देना, दिल्ली में भिजवा देना। ये सेम कंडीशन इक्तेदारी वाले सिस्टम को बाद में चेंज करके अकबर ने क्या बताया, मनसबदारी। उसने कहा कि तुम चलो तुम्हें मनसबदारी दे देते हैं, एक जमीन का टुकड़ा है, चलो अब तुम उनके मनसबदार बन गए, तो तुम्हें क्या कहते हैं 5000 रैंक बन गए। 5000 मतलब उनका बड़ा रैंक होता था, 7000 उससे भी बड़ा रैंक होता, कहीं कहीं चित्र होता है 7000 रैंक का। तो 5000 का रैंक दे दिया गया, तो 5000 यानी बड़ा जमीन का टुकड़ा आपको दे दिया गया, राज्य दे दिया गया। अब वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो क्या करना, अपना खर्चा, अपने सैनिक का खर्चा, अपने राज्य का खर्चा देखना, जो सरप्लस यानी जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा उस पैसे को कहाँ भेजना, दिल्ली। यही सिस्टम हुआ करता है। तो सरप्लस का यूज वहाँ देखे, इसको नोट कर लो बेटा, कनेक्ट करके पढ़ोगे तो वो भी तो इनकम, ये तो है इकोनॉमिक्स में यही चीज़ तो इनकम है। इनकम क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, लेकिन भारत में जो राजा होते थे बड़े चालाक होते थे, वो रोते रहते थे, हुआ नहीं, इनकम कम हुआ है, ज़्यादा खर्चा है, तो दिल्ली ही उनको पैसा देता था। अगला टॉपिक आप फिजिकल पॉलिसी पे आता है ना, जीरो नहीं पहले जीरो बजटिंग पढ़ क्वेश्चन से पूछ रहे। अब हम लोग पढ़ते हैं बजटिंग, है ना। एक पढ़ेंगे जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस
कॉस्टिंग, एक पढ़ेंगे हम जेंडर, बजटिंग, इसके बाद हम लोग देखेंगे परफॉर्मिंग, बजटिंग, और ये देखेंगे हम आउटकम बेस्ड। चारों बस्ती को समझते हैं क्या, शुरू किया जाए। चलो, जीरो बेस बस्टिंग क्या है, देखो समझना। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि ये क्या है, बिल्डिंग है जो कि समझो 2020 में बनाया गया, समझ में ना, 2020 में ये बना है बिल्डिंग, कितने में बना है, 5 CR में। और आज मैं कहूँ खड़ा 2025 में सेम ऐसी ही बिल्डिंग हमें तैयार करनी है। ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, एक कंडीशन हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे कि पता करेंगे कि ये बिल्डिंग बनी कितने में थी और किस सन में बनी है। तो हम कहेंगे कि ये जो बिल्डिंग बनी है 2020 में बनी है 5 करोड़ में। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई, 5 करोड़ तो लगना ही लगना है। लेकिन 2020 से लेकर के हमने देखा कि 2020 में महंगाई जो परसेंटेज बढ़ा वो 2020 से 21, तो 2020 में बना है। 2021 में जो महंगाई बढ़ा था कितना बढ़ा था, 5%। 2022 में कितना बढ़ा था, अनुमान लगाता है ना, मान लो 3%। 2023 में 2% है ना, 2024 में 7% और 2025 में हमारा बढ़ गया 3%। यानी कि हमने अनुमान लगाया कि 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 10, 20% क्या हुआ है, महंगाई बढ़ी है। इन्फ्लेशन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम ये अनुमान लगा लेंगे कि 5 करोड़ तो 2020 में लगा था, और जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है वो इन्फ्लेशन रेट कितना है, 20% है। तो हम समझ जाएंगे कि 5 करोड़ प्लस 5 करोड़ का 20% है ना, 5 का 20%, यानी कि 5 प्लस 1 कितना लग जाएगा, 6 करोड़ रुपया हमारा टोटल लग जाएगा। ये हमारा क्लियर हो गया। लेकिन अब ये बताओ कि इसमें क्या हमने बेस लिया है, क्या बेस ईयर, बेस ईयर लिया है या नहीं लिया है, कहाँ नहीं लिया है, बेस ईयर 2020 नहीं लिया है। 2020 में ही तो हमें पता था, क्योंकि 1 करोड़ तो हमने निकाला, किस बेस पे निकाला, हमने 2020 के बेस पे निकाला है। तो 2020 में जो ये बिल्डिंग तैयार हुई थी 5 करोड़ में, बेस ईयर हमने लिया है। उस बेस पे फिर हमने महंगाई को जोड़ा और महंगाई के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि अगर मैं 6 करोड़ रुपया लगभग खर्च कर दूंगा तो ऐसी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। इसका मतलब हमने बेस लिया है। फिर सरकार ये कहती है कि ना, ऐसे कैसे, इस महंगाई में गेहूं चावल दाल भी तो है, हो सकता है इस महंगाई में गिट्टी बालू जुड़ा ही ना हो सकता है कि WPI के थ्रू जब इसका कैलकुलेशन हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें सर्विस जुड़ा ही ना हो, यानी कि जो लेबर है, लेबर की जो सर्विस चार्ज है वो जुड़ा ही ना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कोरोना के बाद जो इम्यूनिटी हमारी डाउन हुई है तो हो सकता है एक मजदूर जो 12 घंटे में काम कर रहा था उस काम को करने में 16 घंटे लग रहे हैं, क्या उसका कैलकुलेशन हुआ है क्या। इसका मतलब इस बजट में, इस महंगाई में वो हर चीज ऐड है जो देश में महंगा हुआ है, और कुछ वो भी चीज ऐड है जो महंगा नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो पूरे का कैलकुलेशन करते हैं ना, नहीं महंगा हुआ तो उसको नॉर्मल रख देते हैं। तो क्या ये रेशियो सही निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो कहते हैं अगर तुमको ये बिल्डिंग बनानी है तो मार्केट में जाओ और मार्केट में पता करो कि कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, ठेकेदार से पूछो तुम कितना लोगे, है ना। ये सारी बातें आप लोग डिस्कस कर लोगे। डिस्कस करने के बाद यानी कि अनुमान किस आधार पर लगाना है, 2020 के आधार पर अनुमान नहीं लगाना है। किस आधार पर हमें अनुमान लगाना है, हमें आज के रेट पे अनुमान लगाना है। यही तो करते हो कि पूछ लेते हो अपने दोस्त से, भाई तू घर बनवाना कितना लगा, पूछते हैं लेकिन मार्केट में भी जाते हैं। इसका मतलब सरकार कहता है कि अगर आपको बजट पास करना है तो आप अनुमान मत लगाइए कि किसी बेस ईयर, अभी तक तुमने इन्फ्लेशन में बेस ईयर देखा कि नहीं देखा, WPI में 2012, CPI में 2012, है ना। एग्रीकल्चर वाले में हमने देखा क्या हुआ 2000, एग्रीकल्चर में 1986 हमने ऐड किया ना, रूरल वाले में हमने देखा जब हमने उसमें ब्यूरो में देखा, जब हमने लेबर ब्यूरो के रिपोर्ट के हिसाब से देखा तो उसमें डेट अलग अलग बेस ईयर दिए जाते हैं। इनफैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमारा बेस ईयर 2011 2012 है, लेकिन हम यहाँ कहते हैं कि बेस मत लो भाई, है ना। यहाँ पे मतलब इनको बेस पसंद नहीं है।
उस कंडीशन में बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, यानी कि आप मार्केट में गए, मार्केट में उसका तत्कालीन रेट निकाला, तत्कालीन रेट निकालने के बाद जो आपने बजट बनाया है वही कहलाता है आपका जीरो बेस बजटिंग। यानी कि कोई बेस ईयर नहीं, आज जाओ, आज का रेट पता करो कि कितना देश में खर्चा होने वाला है, आज जाके पता करो कि जो एक स्कूल बनाना है उस स्कूल बनाने में कितना खर्चा आएगा, जाओ जाके आज पता करो कि एक हॉस्पिटल बनाने में कितना खर्चा आएगा, आज जाओ राफेल का रेट पता करके आओ कि कितना खर्चा होगा डिफेंस के लिए। सब लोग अपना नया नया बजट तैयार करेंगे और वही जो बजट कहलाता है वो क्या कहलाता है, जीरो बेस बजटिंग। यानी हमने बजट बनाने के लिए कभी भी किसी बेस ईयर का सहारा नहीं लिया, ये क्या बात है, जीरो बेस बजटिंग। समझ में आया? बिना किसी बेस ईयर को लिए जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज के प्रेजेंट सिनेरियो से जो हम बजटिंग करते हैं। अब बजटिंग मैंने बता दिया, बजटिंग क्या है, जो बजट हमें पास करना है, जो हमें खर्चा करना है साल भर में, उसका हम बजट तैयार करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, जीरो बेस बजटिंग। आगे आते हैं, जेंडर बजटिंग क्या है, नोट करना है। आज लास्ट क्लास है ना, यहाँ पर कल तो छुट्टी हो जाएगी ना, कब तक छुट्टी हो रहा है, 3 को नहीं छुट्टी है, 2 तक है, स्कूल में हो गया 2 तक, यानी 3 स्कूल में सर, यानी 3 तारीख को भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, वहाँ पे 3 तारीख को क्लास नहीं। स्कूल में आज से ही छुट्टी है, स्कूल में आज से छुट्टी है, कब तक है, 2 तक, यानी 3 को स्कूल खुलेगा, मतलब यहाँ क्लासेस चलेगी, यानी 3 तारीख को भी 2 घंटा दे सकता है ना, वहाँ पे क्लास नहीं है, 2 घंटा यहाँ पे दे दूँगा। हमने कहा बेटा अब पढ़ेंगे हम लोग जेंडर, देखो बजट देखते समय, सुनो, बजट करते समय, बजट तैयार करते समय हम इस बात का ध्यान देते हैं कि कुछ ऐसे जेंडर हैं हमारे देश में जिनका जो पार्टिसिपेशन क्या है वो कम है, जैसे कि फीमेल। औरतों की भागीदारी हमारे किसी भी फील्ड में क्या है, कम है, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो सरकार इस बात का ध्यान देती है कि बजट पास करते समय इस बात का ध्यान दे कि जो स्पेशल जेंडर है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ों में, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको क्या करना है, उनको बढ़ाने के लिए हमें बजट में उनका योगदान देना पड़ेगा। यानी अलग से हम महिला के लिए कोई बजट पास कर दें, अलग से हम ट्रांसजेंडर के लिए कोई बजट पेश कर दें, क्योंकि आप देखते हो ट्रांसजेंडर जो होती हैं, जो किन्नर होते हैं, वो भी किसी फील्ड में नहीं आते हैं, लेकिन अगर उस फील्ड में हम बजट पास करते समय ये डाल दें कि ये जो है ये उन्हीं पे खर्च होगा, तो आप मजबूरन उनको क्या करोगे, भागीदारी लाओगे कि नहीं लाओगे, समाज में बढ़ोतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए को बढ़ाओगे। शुरुआत में देख लो देश आजाद हुआ तो औरतों की भागीदारी कितनी थी, कम थी। फिर हमने देखा 73, 74 अमेंडमेंट में, 72 एंड 73 अमेंडमेंट में हमने देखा कि जिसमें हमारा पंचायती राज म्यूनसिपालिटी बना, तो उसमें 1/3 सीट किसके लिए बना दिया गया, वो बना दिया गया महिलाओं के लिए, है ना। फिर बाद में MG नरेगा आया, MG नरेगा में भी हमने देखा कि क्या हुआ कि ऐड कर दिया क्या कि 1/3 जो जॉब होगा वो किसको दिया जाएगा, औरतों को दिया जाएगा, यानी 1/3 जो जॉब दिया गया उस पर पैसा जो पास होगा किसके लिए होगा, यानी स्पेशल जेंडर के लिए पास हो रहा है। तो जब जेंडर बेस यानी किसी स्पेशल जेंडर के लिए बजट पास किया जाता है, स्पेशल जेंडर को देख करके कोई बजट अगर पास किया गया है बेटा, तो वही कहलाता है आपका जेंडर बजट। और इसका काम क्या है, प्रमोट करना है, किसको, प्रमोटिंग जेंडर को, उस स्पेशल जेंडर को प्रमोट करना है, किधर, जॉब के लिए, है ना, सर्विसेज के लिए, कि वो प्रमोट हो, है ना, सर्विस में ही आ गया वो, सर्विसेज में ही सब चलता है। यानी जेंडर बजटिंग, यानी सरकार अपना बजट पास करते समय इस बात को ध्यान देती है कि वो समुदाय या वो जेंडर जिसका पार्टिसिपेशन भारत में भागीदारी में कम है या जॉब में कम है, तो इस बात को ध्यान देना है कि हम अपने बजट में उनको शामिल करें। अगर शामिल करेंगे तो वो बजट क्या हो जाएगा, खाली चल जाएगा, सरकार ऐसा तो करने नहीं देगी। जब पता है कि 30% सीट महिलाओं के लिए, तो ऑटोमेटिक 30% सीट पे कौन लड़ेगा चुनाव, औरतें लड़ेगी। 30% जॉब फिक्स कर दिया तो 30% सीट पे जॉब पे लड़की, बस में लिखा होता है केवल महिलाओं के लिए, तो अगर कोई जेंट्स बैठा है और कोई महिला चली गई तो उसको उठना पड़ेगा,
क्योंकि स्पेशल वो सीट रिजर्व किया गया है, खाली चला जाए चल सकता है, हाँ कोई नहीं है तो कोई बैठ जाए अलग बात है, लेकिन औरत आई तो आपको उठना पड़ेगा। तो स्पेशल जेंडर के लिए जो बजट पास किया जाता है, स्पेशली उनको प्रमोट करने के लिए कि आपका पार्टिसिपेशन क्या हो, मर्दों के बराबर हो, पुरुषों के बराबर हो, उसके लिए जो बजट पास किया जाता है वही क्या कहलाता है आपका जेंडर बजट। ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था जब इंटरव्यू दे रहा था, आपके सी सबने पूछा था जेंडर बस्टिंग क्या है, जीरो बेस बस्टिंग क्या है। अच्छा, ये सब पूछा भी जाता है, पूछने वाले क्वेश्चन सही है। फिर पूछा गया था एनपीए क्या है, एनपीए मैंने बताया नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है ना, वो भी पूछा गया था हर साल होता है। कितनी टाइम यहाँ इसमें आने के लिए अब युद्ध में भी ज्वाइन होने के लिए सीडीओ सर इंटरव्यू लेते हैं ना, और आपके सीडीओ सर तो बहुत समझ ही रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बाहर से पढ़ाई करके आए विदेश से। जो आपके सीडीओ सर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, इसी को सीडीओ बोलते हैं। सीडीओ सर जो आपके हैं क्या है, गूगल पर उनका नाम मैं भूल गया, एक ही बार मुलाकात नहीं हमारी। सीडीओ मतलब होता है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, एक होते हैं आपके विकास भवन के समाज कल्याण अधिकारी होते हैं है ना, और होता है आपके चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत मतलब होता है हाई रैंक की आदमी, मेन इकोनॉमिक्स से उनकी पढ़ाई हुई है और कहते हैं कि फॉरेन रिटर्न है या हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में से एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद IAS बने, पढ़ाई करने के बाद उसके बाद IAS, हाँ फिर यहाँ आए IAS बने, IAS बनने के बाद उनको मिला हुआ आपको बस्ती को सीडीओ पोस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्या है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग बजट। अच्छा, परफॉर्मिंग एक बार बताया था एनपीए वाले में, नॉन परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग असेट्स बताया था ना। परफॉर्मिंग से मतलब क्या होता है बेटा, जो परफॉर्म करे, जो परफॉर्म करे, इसका मतलब ऐसा बजट जो परफॉर्म करे, है ना, जिस काम के लिए उस बजट को पास किया गया है वो काम हो। तो समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि हेल्थ मिनिस्टर को बोला गया कि आप एक हॉस्पिटल बनवाइए, है ना, तो हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि 20 करोड़ रुपया लगेगा और समय कितना लगेगा, टाइम 2 साल, क्या बनाने में, हॉस्पिटल, ठीक है ना। यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने हेल्थ के नाम पे पैसा पास कर दिया। अब देखो होता क्या है, इस मिनिस्टर ने मेहनत किया और 2 साल में एक हॉस्पिटल तैयार करा दिया, है ना, मशीनें है ना, यानी हमारा हॉस्पिटल क्या हो गया, तैयार हो गया। हॉस्पिटल हमारा बन के तैयार, टाइम कितना लिया, 2 साल के लिया, और पैसा लगा है कितना, मनी लगा है 20 करोड़। यानी जिस वादे के हिसाब से बोला कि आप हमको 20 करोड़ दीजिए, हम एक हॉस्पिटल तैयार कर देंगे 2 साल में, और जब बजट पास हुआ तो फाइनली 2 साल बाद एक हॉस्पिटल बन के तैयार है। उसमें जितने भी सामान लगने वो सारे सामान उसमें लग चुके हैं और हॉस्पिटल एकदम मेंटेन होके फिट हो गया, डॉक्टर वॉक्टर सब आ गए हैं उसी में, और 2 साल में कैरेक्टर तैयार कर दिया। इसका मतलब ये जो बजट इसके लिए पास किया गया था, यही बजट क्या कहलाएगा, परफॉर्मिंग बजट। कोई दिक्कत ना, बोला भी नहीं। ये हो गया हमारा परफॉर्मिंग बजट, यानी जो बजट हमने पास किया वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे तुम्हें पता है कि सरकार ने बोला कि कबीर चौरा, कबीर जी का जहाँ डेथ हुआ है मगर में, तो मगर के लिए इतना करोड़ रुपया पास कर रहे हैं, आपको काम करना है। क्या परफॉर्मिंग बजट है? नहीं है। क्यों है? बजट है, काम होगा, लेकिन अपने टाइम पे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्मिंग बजट नहीं हुआ। रोडवेज के लिए पास हुआ कि बस्ती से खैलाबाद तक के लिए रोड मेंटेन करना है, इतना पैसा पास हुआ, समय पे पूरा हो गया तो परफॉर्मिंग बजट, समय पे पूरा नहीं हुआ तो नॉन परफॉर्मिंग बजट, यानी बजट ने परफॉर्म नहीं किया, बेस्ट परफॉर्म नहीं किया है। तो ये होता है आपका परफॉर्मिंग बजट। अब इसी में आउटकम बजट भी समझ लेते हैं, अलग से समझने की जरूरत नहीं है। आउटकम मतलब क्या होता है बेटा? आउटकम मतलब रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकला। अब जब ये है ना, मिनिस्टर साहब ने 20 करोड़ में एक हॉस्पिटल बना दिया, अब ये गए फिर से कहे सर हमको चाहिए 200 करोड़। तो क्यों भाई? तो सर हमको चाहिए 10 हॉस्पिटल और ऐसा।
मैं करना चाहता हूँ। किस बेस पे गए? क्योंकि उन्होंने परफॉर्मिंग बजट दिखाया है, जो बजट हुआ है उसको परफॉर्म करके दिखाया है, इसको उन्होंने बेस बनाया और कहा सर ऐसा ही हमको चाहिए कि 10 साल में हमको चाहिए कि हमको 10 साल आपको दीजिए समय, और या 4 साल का समय दीजिए और हमको 200 करोड़ पास कर दीजिए। क्यों? हम चाहते हैं ऐसा ही 10 हॉस्पिटल और तैयार करें। तो सिंपल सी बात, बजट तो पास होगा या नहीं पास होगा वो इस बात पे डिसाइड होगा कि तुमने जिस एरिया में यह हॉस्पिटल खोला है, क्या वहाँ पर जो तुमने किया उसका आउटकम भी कुछ है क्या? परफॉर्मिंग तो ठीक है, तुमने बोला 20 करोड़ में तैयार किया, तुमने बोला 2 साल में तुमने तैयार किया, लेकिन क्या वहाँ से कुछ आउटकम आ रहा है? तो कहोगे सर आउटकम मतलब कि तुम्हारे एरिया में जहाँ हॉस्पिटल नहीं था, जहाँ तुमने हॉस्पिटल खोला है, तो क्या वहाँ पे स्वास्थ्य की जो रेशियो है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? पहले वहाँ पे बड़े लोग बीमार होते थे, अब लोगों में बीमारियाँ कम हुई कि नहीं हुई है? वहाँ पे छोटे 5 साल से कम बच्चे जो हैं वो मर जा रहे थे, वो उनकी रेशियो था कि 100 में से 20 बच्चे मर जा रहे हैं। क्या वो रेशियो कम हुआ कि नहीं हुआ? है ना? क्या वहाँ पे प्रसूति यानी जो है ना प्रेग्नेंट लेडी हैं, जब वो जाती थी हॉस्पिटल में या कहीं जाती थी तो उसमें पता चलता था कि 20 में से 3 मर जा रही है, तो क्या वो रेशियो कम हुआ है कि नहीं हुआ है? हॉस्पिटल का आउटकम क्या हो सकता है? हॉस्पिटल का तो ये आउटकम है ना कि उसके बाद जो मरने वाले बच्चों की संख्या है या बीमार वाले को ठीक होने की जो संख्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बताएगा कि हाँ सर हमारा आउटकम क्या है, हमारा आउटकम पॉजिटिव है ना। अगर इसने बताया कि आउटकम नहीं हुआ है, कई गांव में देखो हॉस्पिटल बन जाता है और हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं होता है, तो आप देखो घूम करके फिर जिला सरकारी हॉस्पिटल पे आते हो, यानी गांव का जो हॉस्पिटल बना है वो किसी काम का नहीं है। अगर वो आदमी मांगेगा तो क्या उसको आउटकम बजट पास होगा? नहीं होगा। लेकिन इसने बताया कि सर जो मैंने हॉस्पिटल खोला है उसका आउटकम बहुत अच्छा है। गांव में देखिए 100 में 20 बच्चे मर जा रहे थे, अब 5 बच्चे मर रहे हैं, कहेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा है। प्रसूति में 20 औरतों में से 3 औरतें मर जाती थी, अब रेशियो सर 1 का है, यानी 2 औरतें एक्स्ट्रा बच रही। क्यों? इस हॉस्पिटल ने क्या किया है? रिजल्ट दिया है, आउटकम बहुत अच्छा दिया है। उस आधार पे आउटकम, जब आउटकम सही होगा तो आउटकम के आधार पे, जहाँ पे मैंने कहा था बेस ईयर नहीं होता है तो 0 बेस, इस आउटकम के आधार पे जो बजट पास होगा, है ना, इस आउटकम के आधार पे जो बजट पास होगा उसी को बोलेंगे आउटकम बजटिंग। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो, खत्म। बहुत चाहिए। देखो परफॉर्मिंग बजट ये होता है कि हम बजट मांगते हैं सरकार से, फाइनेंस मिनिस्टर से। तो हमारे मान लो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हमें सर 2 करोड़ रुपया दीजिए, 20 करोड़ रुपया दीजिए, हमको 2 साल में एक हॉस्पिटल तैयार करना है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्टर को पास कर दिया, हेल्थ मिनिस्टर ने अपने उस आदमी को पास कर दिया। वो आदमी यह हॉस्पिटल बनाया, अब कह रहे 2 साल में एक हॉस्पिटल बना करके तैयार कर दिया जिसका बजट 20 करोड़ रुपया लगा। इसका मतलब वादे के अनुसार उसने 2 साल में एक हॉस्पिटल तैयार कर दिया। 20 करोड़ में बोला था, 20 करोड़ में तैयार कर दिया। मतलब वो परफॉर्म किया कि नहीं किया? परफॉर्म। यानी जो बजट पास हुआ था 20 करोड़, वो बजट क्या कहा जाएगा? परफॉर्मिंग। क्योंकि ये जो 20 करोड़ है ये परफॉर्म किया है। अब जब ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया तो फिर इसी बेस को बना करके, है ना, फिर अपने हेल्थ मिनिस्टर से कहा सर हमको 200 करोड़ दे दीजिए। तो क्यों भाई, तो हमको इसी बेस पे 10 और हॉस्पिटल तैयार करना है। तो इसने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा, हेल्थ मिनिस्टर ने, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ये बताओ जो एक हॉस्पिटल बनाया था उसका आउटकम क्या है ना। तो उन्होंने बताया कि सर आउटकम है, यानी पहले गांव में ज़्यादा लोग बीमार थे, हॉस्पिटल बनने के बाद कम लोग बीमार हैं। सर प्लेग आया था, प्लेग में पहले जहाँ 100 लोग मरते थे अब 20 लोग मरे और 80 लोगों को मैंने बचा लिया, यानी पहले से रिजल्ट रेशियो अच्छा है। पहले प्रसूति जो औरतें थी 20 में से 3 मर जा रही थी, अब 1 ही मर रही है, बाकी मैं 2 को कंडीशन में अब 1 नहीं बच पा रहा है। तो भाई कह सकते हैं भाई गॉड, है ना, गॉड्स प्लान होगा, है ना, या हो सकता है कुछ कमियां अभी भी रह गई हों, बट पहले से रेशियो परफेक्ट है। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसमें 100 में से 20 बच्चे मर जा रहे थे, सर अब 5 ही मर रहे हैं। मतलब इस हॉस्पिटल से बनने से उस गांव में, उस शहर में आउटकम हमारा अच्छा है। तो जब उन्होंने बताया कि आउटकम अच्छा है तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 200 करोड़ पास कर दिया 10 हॉस्पिटल के लिए। तो वो जो पैसा 200 करोड़ फीस, उस आउटकम के आधार पर जो पैसा पास होगा उसको बोलेंगे आउटकम बजटिंग। अगर आपने आउटकम नहीं दिया है तो आपको बजट पास नहीं होगा, यानी वहाँ पे आउटकम बजटिंग नहीं होगा। लेकिन और पूछते हैं कि क्या, एक सवाल आया था कि क्या डिफेंस मिनिस्टर में आउटकम बजटिंग होता है या नहीं? डिफेंस मिनिस्ट्री में आउटकम बजटिंग होता है या नहीं? मैंने बताना तो कैसे होता है? नहीं होगा। नहीं होगा तो कैसे होगा बताओ? हम तो हाँ नाम में जवाब मांगते नहीं है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री में आउटकम बजटिंग क्यों नहीं होता है?
और अगर होता है तो क्यों होता है? एक बात बताओ, एक मिसाइल बनाने के लिए डिफेंस मिनिस्टर ने पैसा मांगा, परफॉर्मिंग बजटिंग समय पे परफॉर्म करेगा, परफॉर्म किया ना, अब क्या उसको आउटकम दिखाना पड़ेगा कि सर इसका चलते पाकिस्तान को उड़ा देते हैं, हाँ सर 200 लोगों को मार के आए हैं और 10-12 के लिए पैसा पास कर दीजिए, नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे आउटकम बजटिंग नहीं होता। राफेल लेकर के आया तो पड़ा हुआ है ना, अभी थोड़े कहोगे कि भाई अगर फिर कहेंगे कि 20 राफेल आया सर 40 और चाहिए, तो क्या कहेंगे? मिनिस्ट्री साहब कहेंगे कि ऐसा है, फाइनेंस मिनिस्टर पहले ये दिखाओगे पर वो आउटकम कैसा है, तो कहेंगे रुकिए सर कल मिलते हैं, 4 राफेल पाकिस्तान पे गिरा दीजिए, कहे देखिए ये राफेल गिराने से सर पाकिस्तान में इतने लोग मारे गए, इतना उनका हानि हुआ, ऐसा करोगे क्या आउटकम दिखाने से? तो वहाँ पे आउटकम बजटिंग नहीं होता, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखो, पता चलेगा तुम्हारे आउटकम के चक्कर में कई देश उड़ा दो, नोट कर लो बेटा। हाँ अगर आउटकम अच्छा नहीं होगा तो क्या परफॉर्मेंस पास होगा? नहीं पास होगा, परफॉर्म ऑटोमेटिक रुक जाएगा, परफॉर्मिंग बजटिंग तो पास होगा, परफॉर्म करने के लिए तो आपको दिया ही जाएगा, बट उस बेस पे नहीं दिया जाएगा, उस बेस पे आउटकम के आधार पर नहीं दिया जाएगा। सर कॉलेज हाँ स्कूल्स में भी मान लो किसी एरिया में है कि स्कूल नहीं है या यूनिवर्सिटी नहीं है, तो सरकार ने बजट पास किया यूनिवर्सिटी के लिए, आपने यूनिवर्सिटी खोल दिया, अब क्या है कि उसी यूनिवर्सिटी के आधार पर तुम कह रहे हो कि सर मुझे और भी यूनिवर्सिटीज़ खोलनी है या और भी कॉलेजेस खोलने हैं या और भी स्कूल खोलने हैं, तो सरकार क्या कहेगा? आउटकम क्या है? जो तुमने स्कूल खोला वो आउटकम है, तो हाँ सर पहले यहाँ के पूरे लोग बेरोजगार मतलब क्या थे, पढ़ने वाले नहीं थे, अशिक्षित थे, है ना, अनलिटरेट थे, तो अब सर लिटरेसी रेट 10% हो गया, तब सरकार को लगेगा कि हाँ जहाँ पे सब 100% अशिक्षित थे वहाँ 10% शिक्षित हुए ना, यानी उस स्कूल ने क्या दिया है? आउटकम दिया है, तो उस आधार पे आपका जो फिर बजट पास होगा उसको आउटकम बजटिंग कहेंगे, उस आधार पे फिर देखा जाएगा अगले गांव में एक स्कूल खोला जाएगा, अगले गांव में स्कूल खोला जाएगा, जो आपका प्राथमिक स्कूल की संख्या जो बढ़ रही है वो आउटकम बजटिंग ही तो है। बस फर्क ये है कि बस उसमें सरकार ये देख नहीं रही है कि एक्चुअली में जो डेटा भेजा जा रहा है वो डेटा सही है या गलत, क्योंकि आपने 200 बच्चे लेकिन आपके प्राथमिक स्कूल में 5 बच्चे भी नहीं हैं, बट सरकार को रिपोर्ट मिल गया, सरकार ने उस आधार पे फिर से खोल दिया, लेकिन अब ये सरकार प्राथमिक स्कूल बंद कर रही है, उनको तो पता है कि आउटकम क्या है? गड़बड़ है, आउटकम गड़बड़ है, सैलरी मिल रही है लेकिन बच्चे वहाँ पे है ही नहीं, तो सरकार क्या कर रही है? जब आउटकम बजटिंग को ब्रेक कर रही है, यानी परफॉर्मिंग बजटिंग, यानी कि हम जो परफॉर्म करने के लिए बजट पास करेंगे लेकिन आउटकम बजटिंग पास नहीं करेंगे, यानी अब उसके लिए मेंटेनेंस के लिए पैसा चल रहा है लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या कहा? उसको बंद करेंगे और एक बड़ा स्कूल खोलेंगे, उसके आधार पर देखा जाएगा। फिर आउटकम बजटिंग मतलब रिपोर्ट के हिसाब से, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो आउटकम बजटिंग आपका पास होगा। इतनी बात, आगे बढ़े। अगला टॉपिक है आपका बेटा अब आ जाते हैं फिजिकल पॉलिसी, मेन टॉपिक पर। इतनी सारी बात किसके लिए थी? गवर्नमेंट बजट के लिए। फिजिकल पॉलिसी समझ में कल भी एक दिन और समय लेगा लेकिन तो है नहीं। आगे बढ़े। फिजिकल पॉलिसी देखो, फिजिकल पॉलिसी में भी हम क्या करते हैं? एक रूप, फिजिकल मतलब होता है बेटा राजकीय नीति, राजकोषीय नीति, यानी राज्य का जो कोष होता है उसके लिए जो हम नीति तैयार करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी। इसमें भी 2 चीज होगा, राज्य में कितना इनकम, राज्य मतलब स्टेट नहीं, ध्यान रखना, बात राज्य की हो रही है, मतलब देश की बात हो रही है, ठीक है ना। इनकम होगा और क्या होगा बेटा? एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि आपका पैसा आएगा और पैसा खर्च होगा, 2 चीजें होगा। 3 कंडीशन इसमें भी बनेगी। कंडीशन क्या होगा कि इनकम इक्वल हो जाए किसके? एक्सपेंडिचर के, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, और एक होगा इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर। यही 3 कंडीशन क्रिएट होगा। मैंने कहा था कि जब इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, है ना। तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। अगर इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, उस कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि मैंने बोला बहुत कम होता है,
तो ये होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टरी फिजिकल पॉलिसी। और जब इनकम लेस हो किससे, एक्सपेंडिचर से, तो उसको बोलेंगे एक्सपेंशन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। ये 3 नाम बस आपको याद रखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। बाकी इसमें आपको बात पता है, इनकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिटेबल होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, है ना। और लॉस वाला ही ज़्यादा होता है क्योंकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार खर्च करेगी तो विकास होगा, है ना। विकास हो गया तो और भी ज़्यादा विकास करने की कोशिश करेगा। फिजिकल पॉलिसी में इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, बस नाम अलग हो गया। वहाँ पे नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे थे, यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल। फिजिकल पॉलिसी इनकम ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर से तो कॉन्ट्रैक्टरी फिजिकल पॉलिसी, और इनकम लेस होगा तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कहलाएगा। काम वही है, बजटिंग वाला है। आगे देखते हैं अकाउंट ऑफ इंडिया। बड़ा है समय कम है बेटा, मतलब बेटा खत्म करना। थोड़ा रिकॉल भी करेंगे ना पुराना, बोले थे ना लास्ट ईयर में रिकॉल कर देंगे, तो आज मतलब लास्ट ईयर आज छुट्टी हो जाएगी ना कल से, तो जितना आपने पढ़ाया है थोड़ा सा रिकॉल कर दूँगा, थोड़ा हमारे लिए समय बचाओ, मुझे पता चलेगा जो जो पढ़ा सब पूछ जाओगे तो मैं क्या करूँगा, अलग से क्लास नहीं मिलेगा ना उसके। आगे बढ़े, अकाउंट्स ऑफ इंडिया। देखो अकाउंट्स ऑफ इंडिया में हम समझते हैं कि देखो 2 तरह के अकाउंट तैयार किए जाते हैं। समझो समझो, बात मत करो। देखो एक तो होता है डेली बेसिस पे खर्चा, एग्जाम्पल पे समझते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर इंडिया का। पहले मुझे लोकल लैंग्वेज में, तुम गए IAS की तैयारी करने के लिए, किस चीज़ की तैयारी करने के लिए, कहाँ पे गए, कहाँ पे, दिल्ली में आ गए, थोड़ा लंबा मिलते हैं, दिल्ली गए, करोल बाग चले गए, तुम क्या करने का लिए, तैयारी करने के लिए। अब ये तुम हो, हाँ ये तुम, है ना। घर पे पैसा भेजा जा रहा है आपको 30 पर मंथ, है ना। पर मंथ आपको पैसा भेजा गया 30, यानी आपको हर महीने हर दिन, है ना, ये डेली बेस पे आपके खर्चे हैं। यानी अगला महीना आएगा फिर आपके पापा भेज देंगे पैसा, फिर अगला महीना आएगा पापा आपको फिर पैसा भेज देंगे, होगा ना, ऐसा केसेस होगा। मान लो तुमने प्रीलिम्स पास कर लिया, है ना, तुमने प्रीलिम्स पास कर लिया, प्री एग्जाम पास कर लिया, तो आपके पिताजी ने क्या किया, कहा कि अब मेरे बेटे को जाने आने में बड़ा दिक्कत होती है। बताता था कि पापा गाड़ी से जाते हैं तो बड़ा समय लग जाता है, तो पिताजी ने आपको 50,000 रुपये भेज दिया होगा, है ना। कहा जाओ बेटा एक गाड़ी या 1 लाख रुपया प्री पास होने के बाद। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हंसो नहीं, ऐसा नहीं गाड़ी दे ही दी आपको, गाली देते हैं पिताजी, है ना। देखो बेटा, यानी कि एक रेगुलर बेस पे आपको पैसा दे रहे थे, है ना, जो कि देते ही रहे, लेकिन क्या हर महीने आपको गाड़ी के लिए पैसा भेजेंगे, नहीं। लेकिन हाँ, ये जो तुमने बाइक खरीदा है ना, यह बाइक कैसे बनेगा, ये बाइक। अब ये बाइक में जो ऑयल यूज होगा वो डेली बेस पे यूज होगा कि नहीं होगा। यानी कि हमने देखा कि जैसे आप हो तो आपका एक खर्चा होता है डेली बेस पे, और एक आपका खर्चा होता है कि कभी कभी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए। ऐसे ही सरकार का भी क्या होता है, सरकार का भी डेली खर्चा होता है, और सरकार का डेली इनकम भी होता है। जैसा हमारा डेली इनकम 30,000 था, तो हम 30,000 को कैसे खर्च करते थे, रूम रेंट में खर्च करते थे, सब्जी में, दाल में, चावल में, है ना, गाड़ी का तेल भराने में। लेकिन पिताजी ने कभी कभी, है ना, एडिशनल उन्होंने पैसा भेज दिया, कितना, 50,000 रुपया। फिर आगे बढ़ सकते हो कि फ्री के बाद अच्छा गाड़ी पे घूमने लगे, फ्री अगले बार पास नहीं किए, पापा नाराज हो गए, तो ऐसा नहीं कि 30,000 घटा देंगे, वो तो आपको मिलता रहेगा। फिर अचानक अगले साल तीसरे अटेम्प्ट में तुमने मेंस निकाल लिया, पिताजी और खुश हो गया, और आपके पिताजी अमीर आदमी है,
तुरंत एक 4 व्हीलर दे दिए। तो यानी कि एक बार उन्होंने बाइक के लिए पैसा दिया, एक बार 4 व्हीलर के लिए दिया, यानी साल में एक बार दिया, फिर अगले बार 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको एक बार पैसा दिया। यानी कि पैसा एक रेगुलर आ रहा है ना, समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन जब ज़्यादा आप अच्छा कर रहे हो, यानी कि कभी कभी ऐसी स्थिति तैयार होती है कि आपको एक अलग सोर्स ऑफ इनकम तैयार होता है। तो ये जो पैसे होते हैं उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, और जो रेगुलर बेस पे। तो ऐसे ही सरकार का रेगुलर इनकम है, रेगुलर एक्सपेंडिचर है। कभी कभी सरकार का कहीं कहीं से अलग तरीके से पैसा जो रेगुलर बेस पे नहीं होता है वो पैसा आ जाता है, समझ रहे हो। और कभी कभी क्या होता है कि सरकार को अपना इनकम देना पड़ जाता है, वो रेगुलर बेस पे नहीं देते हैं कभी कभी। अब कभी कभी का मतलब समझ लो, स्टेट गवर्नमेंट को रोज पैसे की जरूरत पड़ेगी तो रोज लेगा पैसा, लेता है। एक मान लिया कि हर साल उन्होंने बांध दिया कि मुझको पैसा चाहिए, कितना सर चाहिए, इतना आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन कभी कभी किसी स्टेट में बड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई स्थिति ऐसी हो गई कि मान लो सरकार से उसने क्या किया, बड़ा अमाउंट मांगा सरकार से, तो वो जो बड़ा अमाउंट होगा क्या वो रेगुलर बेस पे है? नहीं है। अच्छा, वो जो बड़ा अमाउंट मांगा है, बड़े अमाउंट पे इंटरेस्ट जो पे होगा वो हर 3 महीने पे करता है, तो हर 3 महीने पे कर रहा है, मतलब रेगुलर पे कर रहा है। लेकिन जो वो प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया था 200 करोड़ 300 करोड़, क्या वो हर महीने पे करेगा? नहीं पे करेगा, उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है। और कहाँ सर 10 साल बाद के 10 साल के लिए है। जब 10 साल बाद वो वापस करेगा तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के उस साल की इनकम में वो 100 करोड़ इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? तो क्या वो रेगुलर है कि कभी कभी है? वो कभी कभी है। मैंने एग्जाम्पल तौर पे दे रहा हूँ कि कभी कभी एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने 200 करोड़ 300 करोड़ मांग लिया, तो हमने एक्सपेंडिचर में क्या किया, ऐड कर दिया कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 200 करोड़ रुपया दे दिया। तो सरकार ने दिया तो वो कभी दिया, रोज रोज नहीं दे रहा 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया। तो रोज नहीं देगा, जिस दिन मांगा उस दिन दिया। तो ये तो इनका एक्सपेंडिचर में हो गया। और जब 10 साल बाद वो वापस करेगा तो वो जो है रेगुलर बेस की इनकम में नहीं आएगा, वो क्या होगा, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कैपिटल में आएगा, है ना, यानी कैपिटल में उसको जोड़ते हैं, यानी कि कभी कभी और रेगुलर बेस पे। तो अकाउंट्स ऑफ इंडिया में हम 2 अकाउंट्स को तैयार करते हैं। एक तो हमारा रेगुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक तो होता है हमारा रेगुलर और एक्सपेंडिचर, और ये होता है वंस ए वाइल, है ना, कभी वंस इन द वाइल, यानी कभी क्या इनकम या एक्सपेंडिचर, इनकम या एक्सपेंडिचर, यानी कि कभी कभी रेगुलर इनकम है इसमें और रेगुलर एक्सपेंडिचर है इसमें, कभी कभी इनकम हुआ है, कभी कभी एक्सपेंडिचर हुआ है। इसको बोलते हैं बेटा रेवेन्यू, और इसको बोलते हैं हम कैपिटल। रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसको बोलते हैं कैपिटल। रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस कंप्लीट हो गया। रेवेन्यू अकाउंट में उन चीज़ों को रखते हैं, उस इनकम को, एक्सपेंडिचर को रखते हैं जो कि रेगुलर बेस पे हो रहा है, जिसमें हम बदलाव नहीं करते हैं, वो होना ही होना है। यानी पिताजी हमको 30,000 जो भेज रहे थे वो किस में आएगा, रेवेन्यू में। लेकिन पिताजी ने आपको गाड़ी खरीदने के लिए दिया, वो किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में उसको कैलकुलेट किया जाएगा। यानी इंडिया किस तरह का 2 अकाउंट तैयार करता है, एक कैपिटल अकाउंट, एक रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में उन चीज़ों को रखता है जो रोज की इनकम है और रोज का एक्सपेंडिचर है। रोज का मतलब कि रेगुलर मतलब वो फिक्स होना चाहिए कि साल भर में आ रहा है तो साल भर में हर साल वो उतना आना चाहिए, ठीक है ना। मंथली आ रहा है तो मंथली होना चाहिए, त्रिमाही होना चाहिए तो त्रिमाही होना चाहिए। जैसे हम टैक्स सरकार को पे करते हैं तो सरकार को टाइम टू टाइम टैक्स मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन एक बात बताओ, जो फाइन होता है, जब गाड़ी का फाइन दिया जाता है तो रेगुलर नहीं होता है, रोज तो हो ही रहा है ना। अरे आज तुम्हारा फाइन बन रहा है, किसी और का फाइन बन रहा है, तो फाइन रोज काटे जाते हैं ना, तो वो भी सरकार का फाइन के द्वारा जो पैसा होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू इनकम होता है। लेकिन जो सैलरी सरकार पे कर रही है, क्या वो एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू है या नहीं है? भाई हर साल तो सरकारी टीचरों को पैसा पे कर रही है ना। लेकिन जब वो स्टेट को पैसा देती है
तो वो कैपिटल होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी देता है। अच्छा, स्टेट जो उसको उस पर टैक्स देगा, सॉरी इंटरेस्ट देगा, वो तिमाही देता है। यानी 10 साल के लिए तो 10 साल तक वो लगातार हर 3 महीने पे क्या देगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। वो किस में आएगा? रेवेन्यू में। लेकिन जब वो प्रिंसिपल अमाउंट पीछे देगा, यानी जो मूलधन उसने लिया है वो जब वापस करेगा तो किसमें आएगा? कैपिटल में आएगा। जब एक्सपेंडिचर जब देगा एक्सपेंडिचर में, जब वापस आएगा तो इनकम में। जो हर 3 महीने पे लगातार इंटरेस्ट आ रहा है वो किसमें आएगा? रेवेन्यू में आएगा। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी। तो ये अकाउंट्स ऑफ इंडिया हो गया। अकाउंट्स ऑफ इंडिया में और आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू को ले लेते हैं, रेवेन्यू अकाउंट को और बढ़ाते हैं, है ना। रेवेन्यू शांत रहो। रेवेन्यू अकाउंट में 2 होगा बेटा, एक आपका रेवेन्यू इनकम और एक क्या होगा आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू इनकम में भी है, एक है टैक्स के आधार पे और एक है नॉन टैक्स के आधार पे। सरकार को इनकम टैक्स के आधार पे भी होता है, नॉन टैक्स के आधार पे भी होता है ना। यस सर। तो टैक्स के आधार पे कौन सा होता है बेटा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो मिलता है सरकार को, वो सरकार की इनकम ही तो है। और रेगुलर बेस पे मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना रेगुलर बेस पे। चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, गवर्नमेंट को एक रेगुलर प्लेटफॉर्म पे उसको ये चीजें मिलता है। तो वो कहलाएगा रेवेन्यू इनकम में आएगा टैक्स के आधार पे। एक हो गया नॉन टैक्स के आधार पे। तो नॉन टैक्स के आधार पे क्या हुआ? तो नॉन टैक्स के आधार पे हुआ बेटा इंटरेस्ट। जो स्टेट ने 3 महीने पे टैक्स दिया वो क्या है? इंटरेस्ट हो गया। वो सरकार की इनकम हुई कि नहीं हुई? उस पर टैक्स नहीं। अगर सरकार ने आपकी गाड़ी का फाइन मार दिया, वो टैक्स के आधार पे आप दे रहे हैं? नहीं। आपकी गाड़ी चल रही थी, गाड़ी रोका, फाइन मार दिया आपने, सरकार के खाते में पैसा जमा हो गया। सरकार को कुछ ग्रांट मिल गया, अब ग्रांट में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, यानी किसी स्टेट के द्वारा जो पैसा आप इंटरेस्ट रेट आप इंटरेस्ट कर रहे हो, या कोई भी किसी को सरकार ने पैसा दे दिया, ठीक है ना, लोन पे पैसा दिया है। अब उसका लोन का जो पैसा आ रहा है तो वो टैक्स नहीं है ना सरकार का, वो तो सरकार का क्या है? इंटरेस्ट है। तो वो आपका ग्रांट हो गया, डिविडेंड हो गया। डिविडेंड मतलब आप समझो, जैसे कुछ कंपनियां हैं, गेल भेल है ना, इस तरह की कंपनियां हैं, तो क्या सरकार का उसमें शेयर है कि नहीं है? सरकार ने उसमें पैसा लगा रखा है, यानी सरकार ने जब उसमें पैसा लगा रखा है तो रेगुलर तौर पे उसे इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये थोड़े कहोगे सरकार को टैक्स आ रहा है। सरकार ने अपनी पूंजी उसमें लगाया है, तो पूंजी से प्रॉफिट आ रहा है सरकार को, तो वो डिविडेंड आ रहा है सरकार को। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो किसमें कहलाएगा? वो नॉन टैक्सेस में आएगा। और ये डेली बेस पे आ रहा है। डेली बेस मतलब ये नहीं कि पर डे, डेली बेस का मतलब है रेगुलर बेस पे पैसा आ रहा है। यहाँ डेली का मतलब है रेगुलर बेस पे, यानी कि आज भी आया है तो अगले महीने आएगा, इस तिमाही आया तो अगले तिमाही आएगा, इस साल आया तो अगले साल भी आएगा, फिर उसके अगले साल भी आएगा, यानी कि एक रेगुलर बेस पे वो इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है ना। तो वो रेवेन्यू इनकम में आएगा। आगे बढ़े, आप समझते हैं एक्सपेंडिचर में हाँ। अच्छा, एक सवाल था, छोटा सा सवाल है। अगर सरकार कोई हॉस्पिटल बनाती है, सरकार कोई अगर हॉस्पिटल बनाती है तो वो कैपिटल में आएगा कि रेवेन्यू में आएगा? खर्च तो कर रही है, एक्सपेंडिचर तो कंफर्म है, रेवेन्यू या कैपिटल? कैसे रेवेन्यू? हॉस्पिटल एक बार बन जाता है, रोज रोज थोड़े बनाएंगे हॉस्पिटल। अरे कहीं और पे बनाएगा तो उसके लिए अलग देखेंगे, ठीक ना। लेकिन हॉस्पिटल रोज बनाएगा, है ना, तो बनाते रहेगा, पता चलेगा देश में सिर्फ हॉस्पिटल ही दिखेंगे। तो जो हॉस्पिटल पे जो खर्चा होता है, हॉस्पिटल बनाने पे, स्कूल बनाने पे, रोड बनाने पे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा खर्च होता है वो हमेशा याद रखना कैपिटल होगा। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो आपका रेवेन्यू में आता है। हॉस्पिटल एक बार बनता है, लेकिन हॉस्पिटल में जो खर्चे हैं वो हर साल होते हैं। कभी पेंट हो गया, कभी पॉलिश हो गया, कभी ये मशीन आया, कभी वो मशीन आया, कभी ये दवा है, कभी वो दवा है, यानी रेगुलर बेस पे उस हॉस्पिटल में खर्चा है। और वो खर्चा किसका है? सरकार का है। ये भी ध्यान रखना
कि जो मेंटेनेंस पे खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर में डाल दो बेटा, है ना। इसमें भी है, एक है आपका डेवलप्ड पेज, है ना, डेवलपिंग पेज, यानी कि डेवलप करने पे, यानी कि वहां पे पैसा खर्च हो रहा है जहां से कुछ डेवलपिंग हो रहा है, तो वो होगा आपका मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट असेट्स, यानी सरकार की जो संपत्ति है ना, सरकार की जो संपत्ति है उसके मेंटेनेंस में जो भी खर्चा खर्च होगा, है ना, रेगुलर बेस पे, वो किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी कहाँ पे आएगा, डेवलपिंग होगा, कहीं ना कहीं वो विकास में हमारा योगदान दे रहा है। यानी कि भारत सरकार की जितनी भी संपत्ति है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, रोडवेज है, उनकी जो कंपनी है ना, जो कंपनी बनाते समय पैसा खर्च करेगा वो एक बार खर्च होगा, वो कैपिटल में आएगा, लेकिन उसका मेंटेनेंस में जो बार बार रेगुलर बेस पे पैसा खर्च हो रहा है वो आपका किस में आएगा, वो आपका आ जाएगा डेवलपिंग में। और नॉन डेवलपिंग में खर्चा कैसा आता है, जिससे सरकार का डेवलप नहीं होता है। नॉन डेवलपिंग कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो आपको सैलरी जो देती है सरकार, उससे कोई डेवलप होता है क्या, सैलरी देना ही सरकार को है, और रेगुलर बेस पे आपको सैलरी देना है ना। सरकार ने कोई योजना ला दिया, कोई पॉलिसी के थ्रू आपको रेगुलर पैसा दे रहा है, तो क्या उससे सरकार की कोई इंप्रूवमेंट, वृद्धा पेंशन दे दिया, है ना, महिला पेंशन दे दिया, है ना, विधवा पेंशन दे दिया, तो क्या इससे सरकार डेवलप कर रही है क्या, कुछ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट हाँ, सरकार आपको वो देगी, यानी सैलरी हो गया, पॉलिसी हो गया, और भी कुछ चीज़ें नोट कर लो इसमें बेटा, लिखते रहो, तो 10-12 चीज़ें लिख लो, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेंशन भी सर, हाँ पेंशन लिख लो, पेंशन भी होगा, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर आपको पता चलता है कब, हाँ लिख लो बेटा, सब्सिडी हो गया, पेंशन हो गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पेंशन, सब्सिडीज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो अधिकारियों को पैसे दिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, रेगुलर बेस पे पैसे दिए जा रहे हैं ना, तो सरकार का एक्सपेंडिचर ही तो है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। पेंशन ऑफ रिटायरमेंट हो ही गया, सैलरीज हो ही गया, है ना। लॉ एंड ऑर्डर पे जो पैसा खर्च हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, etc, है ना, यानी अब आपको जब भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप उसमें मूल्यांकन कर लेना कि क्या ये रेगुलर बेस पे है या नहीं है। पहली बात, अगर रेगुलर बेस पे है तो किस पे आएगा, रेवेन्यू में आएगा। फिर आपको देखना है कि ये इनकम है या एक्सपेंडिचर है, इनकम होगा तो रेवेन्यू इनकम होगा, या तो, और एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू इनकम में देखेंगे क्या टैक्स के माध्यम से आ रहा है, तो वो टैक्स के अंतर्गत आएगा। क्या वो नॉन टैक्स के अंतर्गत आ रहा है, तो नॉन टैक्स में आप देखना, कोई भी चीज़ पूछा गया एग्जाम में आपका, एक्सपेंडिचर में देखना कि क्या वो जो सरकार रेगुलर बेस पे खर्च कर रही है, तो मतलब तो रेवेन्यू अकाउंट में आएगा, रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या वो सरकार, वो जो पैसा सरकार खर्च कर रही है वो डेवलपमेंट में काम आ रहा है कि बस अपना जीवन यापन में आ रहा है ना। तो अगर वो डेवलपमेंट में काम आ रहा है तो डेवलपिंग वाले क्राइटेरिया में जाएगा, और अगर वो सैलरी है, पेंशन है, सब्सिडीज है ना, तो वो सब क्या है, नॉन डेवलपिंग है, तो ऑटोमेटिक वो नॉन डेवलपिंग में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग कैपिटल वाले पे, है ना, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, एक कैपिटल इनकम होगा, और होगा एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम कैपिटल होता है। अगर कोई सरकार लोन ले रही है ना, या बोरोइंग कर रही है ना, इंटरनल या एक्सटर्नल, यानी भारत सरकार अगर बैंक से 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया पैसा लेगी तो क्या सरकार की इनकम हुई कि नहीं हुई,
सरकार के पास पैसा आया ना, तो वो किस में आएगा? कैपिटल इनकम में। या हम वर्ल्ड बैंक से या IMF से हमने पैसा लिया, तो वो किस में आएगा हमारा? वो आएगा हमारा कैपिटल इनकम, यानी सरकार के पास पैसा आया है। पैसा अब रोज रोज पैसा लेंगे क्या बैंक से? सरकार रोज गवर्नमेंट बॉन्ड छापेगी और रोज बैंक से पैसा लेगी, ऐसा करेगी क्या? सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी। सरकार को जब जरूरत होगा, यानी वो सरकार का रेगुलर इनकम है या कभी कभी का है? कभी कभी का। यानी आज सरकार ने लिया है तो अब ऐसा नहीं कि अगले महीने भी लेगा, फिर अगले महीने मत लेगा। यानी ये जो सरकार की इनकम है वो कभी कभी है, यानी ये कैपिटल इनकम में आएगा। लोन है गवर्नमेंट। अगर सरकार ने कोई कंपनी सेल कर दी है, सेल ऑफ कंपनी, यानी सरकार ने कोई अपनी गवर्नमेंट कंपनी सेल करेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? पैसा आएगा कि नहीं आएगा सरकार के पास? तो रोज आएगा कि एक दिन आएगा? एक दिन आएगा। वो किस में आएगा? कैपिटल इनकम में। सरकार को जो स्टेट से प्रिंसिपल आएगा, यानी कि क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। सरकार का इंटरेस्ट आया है, प्रिंसिपल अमाउंट इसमें दिया जाता है, प्रिंसिपल। अब वो स्टेट हो, किसी भी हो, सरकार ने किसी को लोन दिया है और लोन से जो इंटरेस्ट आ रहा था उसको हमने रेवेन्यू इनकम में रखा था, लेकिन जब वो प्रिंसिपल अमाउंट उसके पास वापस आएगा तो क्या वो इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और वो एक दिन आएगा जिस दिन उसकी मैच्योरिटी टाइम फ्रेम तैयार होगा, तो वो क्या कहा जाएगा? कैपिटल इनकम में आएगा। और अगर कोई असेट्स को बेच रहा है, तो सरकार ने कोई असेट्स को बेचा तो असेट्स सेल। अगर सरकार ने कोई सरकारी संपत्ति को बेच दिया, कहाँ चलते हैं हम इसको बेच दे रहे हैं सरकारी संपत्ति, जैसे अभी एयर इंडिया बेचा ना सरकार ने, तो एयर इंडिया बेचा तो उस एयर इंडिया बेचने से जो सरकार के पास पैसा आया वो क्या है? सरकार की इनकम हुई, वो कैपिटल इनकम। अब देखते हैं सरकार का एक्सपेंडिचर क्या है। नोट करो, 3 को भी समझा देना अपने को। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर लिख लो। इंफ्रास्ट्रक्चर और हमने देखा कि हमने लोन दिया, लोन टू स्टेट गवर्नमेंट या अदर। अगर किसी को हमने अचानक लोन दे दिया, 200 करोड़ डालकर सरकार ने लोन दे दिया, या किसी है ना, या कोई अदर कंट्री है जहाँ पे क्या हो गई? दिक्कत आ गई, मान लो जैसे समझ लो नेपाल हो गया, और नेपाल को अचानक वहाँ पे कुछ त्रासदी आ गई और भारत सरकार ने मदद किया तो अलग बात है, मदद किया तो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसने पैसा मांगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। यानी सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है या किसी अदर कंट्री को देता है, तो सरकार के इनकम से पैसा क्या हुआ है? खर्च हुआ है, तो वो किसमें डालाएगा? आपका कैपिटल ऑफ एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखो, अगर भारत सरकार ने नेपाल गवर्नमेंट को पैसा लोन पे दिया है तो रेगुलर बेस में इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा। रेगुलर बेस में इंटरेस्ट मिलेगा तो रेवेन्यू में हम जोड़ेंगे। और जब नेपाल गवर्नमेंट उस पैसे को वापस करेगी एक साथ, तो हम कैपिटल इनकम में जोड़ेंगे। जब हमने उनको दिया तो एक साथ पूरा पैसा उठा करके दिया है, तो हमारा वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इनफैक्ट हमने उनकी सेवा भावना से कर दी कि नेपाल में दिक्कत आ गई, अर्थक्वेक आ चुका है और उससे बहुत तहस नहस हुआ है, तो हमने जो मदद किया है ना, तो यहाँ लिख सकते हो, है ना, हेल्प टू अदर कंट्री। भाई हमारा तो खर्चा हो गया ना, हमारे इनकम में से तो पैसा चला गया, अब बदले में हमको इंटरेस्ट मिले या ना मिले, एक्सपेंडिचर तो हुआ है, हेल्प टू अदर कंट्री। अगर हम अदर कंट्री का हेल्प कर रहे हैं तो अपना 200 करोड़ तो हमने उनको दे दिया, तो हमारे इनकम में से तो पैसा चला गया, हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। अब फर्क है कि हमने हेल्प किया है या हमने लोन दिया है। लोन देंगे तो हमको पैसा इंटरेस्ट में मिलता रहेगा, यानी हमारा रेवेन्यू इनकम भी होता रहेगा, और जब एक साथ देगा तो हमारा कैपिटल इनकम भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमने हेल्प कर दिया तो सिर्फ हमारा एक्सपेंडिचर ही दिखेगा। और लिख लो बेटा, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अगर कोई भारत सरकार ने लोन लिया है, अगर भारत सरकार ने, जैसे यहाँ भारत सरकार ने लोन लिया था, तो लोन लिया था तो इनकम हुआ, अब इसका इंटरेस्ट भी तो हम पे करेंगे, है ना। तो इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो किस में जाएगा?
रेवेन्यू में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि हम हर 3 महीने पे या हम हर साल पे जैसा भी हमने बांध लिया है तो हम हर 3 महीने पे या उस पे पैसा, लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन जब हम उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे करने वाले हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जब हम पे करने जाएंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इस बात को भी ध्यान रखना कि IMF से या वर्ल्ड बैंक से हमने पैसा लिया तो वो हमारा क्या हुआ, कैपिटल इनकम, उस पे जो मैं हर 3 महीने पे इंटरेस्ट दूंगा वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जब उस प्रिंसिपल अमाउंट को मैं पे करने जाऊंगा वर्ल्ड बैंक में या IMF में तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी एक साथ हमने पूरा पैसा दे दिया, अब रोज रोज देने की जरूरत नहीं है। तो बस ये ध्यान रखना, रेगुलर बेस पे जो भी चीजें होगी, इंटरेस्ट हमेशा रेगुलर बेस पे होता है, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा EMI अगर क्या होगा, अगर किसी चीज का EMI पे कर रहे हैं तो रेगुलर बेस पे करते हैं तो वो रेगुलर इनकम में आए, है ना, या रेगुलर एक्सपेंडिचर में आए। जिसको रेगुलर इनकम EMI मिलेगा उसके लिए इनकम है, हमारे लिए वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, हमने पे किया। तो ये बात आपको ध्यान रखना कि कौन सा रेगुलर बेस पे होगा। ये आपका हो गया बेटा फिजिकल पॉलिसी। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी है और कुछ चीज़ें बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा हो गया है ना, बजटिंग हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया। अब रिकॉल कर लो 15-20 मिनट में जितना हमने 2-4 दिन में पढ़ा, यस सर। बहुत तेजी से। बेटा एक काम करो, वहाँ पे एक पानी का बॉटल लगा हुआ है, 10 मिनट और सब बोलो देंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ